हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि इस समय हमारा देश एक महामारी से जूझ रहा है और इसका एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। तो आप घर पे रहें और घर पर ही अपनी पढ़ाई जारी रखें। इसके लिए हमारा विद्यालय SNBIC भीकपुर आपके लिए कटिबद्ध है, आपके साथ है और मैं आपको अपना 100% देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप हमारे द्वारा जो भी बनाया गया मटेरियल है या जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आप आराम से देखिए, समय से देखिए और पहली बात उसको नोट कर लीजिए, रोक करके बीच बीच में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करते रहिए। कोई समस्या हो तो हमारे नंबर 85 450 31 581 पर हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जब आप वीडियो देखें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हम कोई नया जब वीडियो अपलोड करें, ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और उस नए वीडियो को आप आराम से देख सकें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। ठीक, चलिए आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश, ये पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कुछ परिभाषाएं, जैसे कि हम लोग पढ़े गोलीय दर्पण ना, हम लोग पढ़े थे गोलीय दर्पण के प्रकार। ठीक है, तो जनरल सी बात है, जो दर्पण है वो दर्पण जो है, ये ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कंफर्म हो लीजिए। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गोलीय दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। ठीक है, जो समतल दर्पण होता है वो हम लोगों के घरों में होता है। ठीक है, चेहरा देखने के काम आता है। ठीक है, गोलीय दर्पण हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़े थे और गोलीय दर्पण की संबंधित जो भी फिगर थे, चित्र थे, उनको आपके सामने बताया गया था आपको, और परिभाषाएं पढ़े थे। ठीक है, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं भी हम पढ़े थे, जिनमें पहला हम लोग पढ़े थे पोल के बारे में, यानी दर्पण का ध्रुव पढ़े थे। दूसरा जो हम पढ़े थे वो वक्रता केंद्र पढ़े थे, जिसको अंग्रेजी में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और हम लोग फिर इसी क्रम में आगे पढ़े थे वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये क्या पढ़े थे? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, जिसको इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक, उसके बाद में हम लोग पढ़े थे मुख्य अक्ष जिसको कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस जिसको कहते हैं, है ना, उसको पढ़े थे। मुख्य फोकस पढ़े थे। ये सब चीज़ें, और फोकस दूरी के संबंध में अध्ययन किए थे, फोकल तल के संबंध में अध्ययन किए थे। ये सब जो है मुख्य परिभाषाओं के बारे में हम लोग कल अध्ययन किए थे। ठीक, आज के इस वीडियो में हम लोग वक्रता त्रिज्या और फोकस, वक्रता त्रिज्या
और फोकस के बीच संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा अपडेट कर लेना चाहते हैं, वक्रता, त्रिज्या और फोकस क्या है ये थोड़ा समझ लीजिए। वक्रता, त्रिज्या, वैसे तो हम पिछले वीडियो में इनके बारे में चर्चा किए ही थे, लेकिन हम दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। तो संबंध स्थापित करने से पहले हम आपको अपडेट कर देना चाहते हैं कि वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी होती क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, है ना। सबसे पहले हम आपको वक्रता, त्रिज्या के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये बताया गया था कि कैसे गोला है। ठीक है, इस गोले को दो बराबर भागों में इसे बांट दिया जाता है। ठीक है, तो जब इस गोले को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, एक ये और एक ये। ठीक है, इस तरीके से हमको मिलेगा। ये बताया गया था कि ये जो है मुख्य अक्ष है, ये पोल है जिसको ध्रुव बोलते हैं। हाँ, परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु है ये पोल है। ठीक है, और इस जो है दर्पण को, जिस गोले को काट कर बनाया गया होगा, उस गोले के केंद्र को ध्यान दीजिएगा, है ना, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और उसी गोले की जो त्रिज्या होगी वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक, तो ये क्या है? गोले का केंद्र है। किसी को गोले को काट करके ही तो बनाया गया है, तो जिस गोले का जो केंद्र होगा वही वक्रता केंद्र कहलाएगा। और पोल से, है ना, ये वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसको r से लिखा जाता है। ये सब चर्चा हुई थी। ठीक, अच्छा, और फोकस क्या है, या फोकस दूरी क्या है, या फोकस बिंदु क्या है, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो ये हमारा सपोज है कि हमारा क्या है? अवतल लेंस है। अवतल लेंस है और ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है अवतल लेंस, और ये वक्रता त्रिज्या है c। ठीक, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद, ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए और डिटेल में समझ लीजिए। गोलीय दर्पण में, या गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें या आपतित किरणें, ठीक, दर्पण से टकराने के बाद या दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु, ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं, ठीक है, जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं, हाँ, या मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं, या केवल फोकस कहते हैं। ठीक है, या केवल फोकस कहते हैं। ये किसके लिए होगा? इस अवतल लेंस के लिए होगा। अवतल लेंस के लिए होगा। और जब उत्तल की बात हो जाएगी तो जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, ध्यान दीजिएगा, जिस बिंदु से अपसरित होती हुई, है ना, प्रतीत होती हैं उसे फोकस कहते हैं। ठीक, और पोल से फोकस या मुख्य फोकस, पोल से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहा जाता है। पोल से, जैसे ये है ना, ये पोल है, ठीक है, ये पोल है, पोल से ये क्या वक्रता त्रिज्या है,
ये अभी पढ़े आप कि ये फोकस इसे समांतर है, समांतर जाने वाली किरणें कहाँ से जाएंगी, फोकस, जिस बिंदु से होकर जाएंगे उसे फोकस बिंदु कहते हैं। किसके लिए, अवतल के लिए, ध्यान दीजिएगा, अवतल के लिए। ठीक, ये आपतित किरणें हैं, ये परावर्तित किरणें हैं। ठीक, तीर लगाना बहुत ज़रूरी है प्रकाश में। ठीक, तो इस तरीके से ये, ठीक, ये क्या हुआ, फोकस बिंदु हुआ, और पोल से फोकस बिंदु यानी फोकस तक की जो दूरी है ये फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, फोकस दूरी, इसको एफ से लिखा जाता है। तो ये आप समझ गए कि एफ क्या है, और पोल से सी तक की दूरी क्या कहलाती है, आर कहलाती है। ये क्या कहलाती है, आर कहलाती है। तो आप हम आज की जो इस हमारा प्रकरण है आज का, वो है आर और एफ में, आर और एफ में संबंध। ठीक है, आज हम लोग आर और एफ में संबंध स्थापित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस हमारे में कम है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है वो हम लोग आर और एफ के बीच में संबंध देखेंगे। ठीक, तो हम एक के लिए आपको संबंध स्थापित करवा देते हैं, बाकी के लिए दो, जैसे दो है हमारे पास, एक अवतल है एक उत्तल है। ध्यान दीजिएगा, एक अवतल है एक उत्तल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए, सबसे पहले अवतल है ना, ध्यान दीजिएगा, इसमें अवतल दर्पण के लिए हम किसके बीच में, आर और एफ के बीच में रिलेशन स्थापित करेंगे अवतल दर्पण के लिए। हेडिंग डालिए, अवतल दर्पण के लिए। अच्छा, तो इसके लिए एक फिगर बनाना है। ये हमारा है फिगर। ये कैसा दर्पण है भाई, उभरा हुआ। जब हम पेंट करेंगे तो ये कैसा दर्पण बनेगा, अवतल दर्पण बनेगा, है ना। यहाँ इसको थोड़ा सा ये नहीं रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये लाइन रहने दीजिएगा। ठीक है, ये रहने दीजिएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ये बिंदु क्या है, पी है भाई। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए कि एक किरण जो है, एक किरण ए से चल करके और अवतल दर्पण के बिंदु एम पर मिलती है। ठीक है, और फिर ये मिलने के बाद कहाँ से होकर जाएगी, वो समांतर आई है, ये समांतर आई है, तो मिलने के बाद कहाँ से होकर जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी परिभाषा के अनुसार। ठीक है, तो ये बिंदु क्या होगी, एफ हुआ, ये एफ हुआ। अच्छा, तो इतना बात सुनना कि एक किरण ए एम अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष क्या है, मान लीजिए ये मुख्य अक्ष जो है ये सी पी है। ठीक, ये वक्रता केंद्र सी है, तो सी पी जो मुख्य अक्ष है ना, के समांतर क्या होती है, आपतित होती है। और यह किरण दर्पण से टकराने के बाद, है ना, दर्पण से टकराने के बाद, ठीक है, ये क्या हो जाती है, परावर्तित होती है। ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होती है। किस दिशा में परावर्तित होगी भाई, एम एफ दिशा में। ये देखिए, एम एफ दिशा में क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। जहाँ एम एफ दिशा में, जहाँ एफ क्या है, एफ क्या है, जहाँ एफ दर्पण का फोकस है, जहाँ एफ दर्पण का फोकस है। अब दर्पण का ध्रुव क्या है, पी है, दर्पण का ध्रुव पी है, तथा वक्रता केंद्र क्या है, सी है। ठीक, इतनी बात सुनना की। ठीक, बिंदु एम, कहाँ, ये बिंदु एम है, बिंदु एम पर अभिलंब, ठीक है, इस बिंदु एम पर अभिलंब हमने सी एम खींच दिया। ये बिंदु एम पर एक अभिलंब खींचा, क्या है, डॉटेड में यह है
अभिलंब। ठीक, तो बिंदु एम पर अभिलंब कौन सा खींचा गया? सी एम खींचा गया, क्योंकि दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर क्या होती है? क्या होती है? अभिलंब होती है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। ठीक, दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर अभिलंब होती है। तो ये सी एम क्या हुआ? अभिलंब हुआ। कहाँ पे अभिलंब हुआ? दर्पण पे अभिलंब हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। थोड़ा सा डार्टेड था, इसको डार्टेड रखिएगा, लेकिन डार्क कर दे रहे हैं। ये अभिलंब है। तो हमने आपको पढ़ाया है प्रकाश के, क्या पढ़े हो? प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने आपको पढ़ाया है। तो परावर्तन के नियम के अनुसार ये क्या है? आपतित किरण है, और ये परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब है। ठीक, अच्छा, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो ये जो है कोण बनेंगे। कौन कौन कोण कोण बनेंगे? बोलो। ए एम सी, ए एम सी, ये कोण ध्यान दीजिएगा, आने वाली किरण और अभिलंब के बीच। तो आने वाली किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? आने वाली तो आपतन। तो ये आपतन कोण है। ये कैसे कोण है? आपतन कोण है। आने वाली किरण और अभिलंब के बीच जो बनता है कोण, वो आपतन कोण कहलाता है। इसी प्रकार से एफ एम सी, ध्यान दीजिएगा, एफ एम सी, ये जाने वाली किरण है और ये अभिलंब है। तो जाने वाली किरण और अभिलंब यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, तो ये फिगर आपको समझ में, हटा रहे हैं इस फिगर को। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम यानी परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियमानुसार, ध्यान दीजिएगा इस बात को, परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार, ठीक, परावर्तन के नियमानुसार क्या होगा? कोण ए एम सी बराबर किसके होगा? किसके होगा? कोण एफ एम सी, ये होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इतनी बातें समझ में आई? अच्छा, अगर ये बराबर है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, हाँ, ये बराबर होंगी तो अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, दोबारा लिख देते हैं, कोण ए एम, छोटा सा लिखते हैं, ए एम सी बराबर कोण एफ एम सी। इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। अच्छा, चूँकि ए एम समांतर हैं सी पी के, हाँ, अभी फिगर उधर बनाए आप देख लीजिएगा कि ए एम समांतर हैं सी पी के, ए एम सी पी के समांतर है, और सी एम, ध्यान दीजिएगा, सी एम उसको क्या कर रही है? काट रही है। सी एम क्या कर रही है? काट रही है। ठीक, ये काट रही है। तब जब ये काट रही है तो आप जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है। तो उस चित्र में भी आप ध्यान दीजिए, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक,
दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा जब काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार से अभी आप फिगर उधर देख लीजिएगा, क्या मिलेगा, कोण कोण AMC, ठीक है, बराबर कोण FCM। ये क्यों बराबर है, ध्यान दीजिएगा, एकांतर कोण है, यहाँ लिख दीजिएगा एकांतर कोण। इसको आप मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब ज़रा देखिए कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमको क्या मिलता है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हमको क्या मिल रहा है। तो समीकरण फर्स्ट की जब हम बात करते हैं तो समीकरण जो फर्स्ट है हमारा वो है कोण AMC बराबर FMC, और सेकंड जो है वो AMC बराबर है FCM। तो AMC FCM के बराबर होगा कि नहीं होगा। हाँ, फर्स्ट और सेकंड से क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड से क्या मिलेगा, F कोण FMC बराबर कोण FCM, ये होगा। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं समझ में। हाँ, क्यों बराबर होगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आप उधर देखिएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये कंडीशन हमको मिल रहा है, FMC बराबर FCM, ठीक। इतनी बातें सुनना की, अच्छा। अतः आगे हम इसमें लिख सकते हैं, अतः इन कोणों के सम्मुख त्रिभुज जो होगा, इन कोणों के सम्मुख जो त्रिभुज है, त्रिभुज FMC, जो त्रिभुज, इस कोण के जो सम्मुख त्रिभुज है FMC, ठीक है, देख लीजिए FM और C, है ना, की भुजाएं भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। इस त्रिभुज की जो भुजा होगी वो आपस में बराबर होगी, अर्थात हमें क्या मिलेगा कि FC बराबर MF, ये इक्वेशन हो जाएगा थर्ड, ठीक। FC बराबर MF, ये मिलेगा, यहाँ तक फिर हुआ। अच्छा, अगला पॉइंट देखिए कि यदि अवतल दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, ठीक है, अभी चित्र हमको फिर बनाना पड़ जाएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए, ये हमारा अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष है, ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष में ये लंबी लाइन नहीं होगी, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। तो अभी हमने फिगर आपको ऐसे बना के दिखाया था, इस तरीके से, है ना, ये फिगर बना था, ये डायरेक्ट फिगर बना दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये M है और ये A है, ठीक, ये C है, ठीक, सॉरी ये F है, C नहीं F है, ये C है, ठीक, और ये अभिलंब है, ऐसे फिगर बना हुआ था, ये बिंदु P है, ठीक। अवतल दर्पण का द्वारक अगर बहुत छोटा हो जाए, ठीक है, बहुत छोटा हो जाए तो जो बिंदु M है, ये जो बिंदु M है ना, यहाँ पे जो बिंदु M दिख रहा है, ये P पर कौन साइड हो जाएगा, बिंदु M जो है वो P पर आ जाएगा, यानी जो बिंदु M है वो ध्रुव P के बहुत निकट आ जाएगा, बहुत निकट आ जाएगा। और तब इस दशा में जो FM होगा वो FP के लगभग बराबर होगा, जो FM होगा, जो FM होगा, है ना, वो FP के लगभग बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को, लगभग बराबर हो जाएगा, है ना। इस कंडीशन में जो FM होगा वो
पी के बराबर होगा। इसको लगभग में कहेंगे, लगभग बराबर होगा। अच्छा, और इसको हम ले लेंगे समीकरण 4, हमारा 3 तो खो ही जाता, इसको हम ले लेंगे समीकरण 4। ठीक, अब समीकरण 3 में एफ एम बराबर एफ पी, है ना, एफ ध्यान दीजिएगा, एफ एम बराबर एफ पी समीकरण 3 में रखने पर, है ना, समीकरण 3 में रखने पर क्या मिलेगा, एफ एम वहाँ भी है या एम एफ वहाँ भी है और एम एफ यहाँ भी है, तो एफ पी जो होगा वो एफ सी के बराबर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा भाई। एफ सी उस समीकरण 3 में एफ सी जो है ना, वो एफ एम के बराबर है और यहाँ एफ एम जो है एफ पी के बराबर है, तो एफ पी बराबर एफ सी होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 4 तक हो गए थे, इक्वेशन नंबर आपका होगा 5। ठीक, इतनी बातें कंफर्म हुई। आगे चलते हैं, 5 इक्वेशन हमारे हो गए हैं, अर्थात जो एफ होगा वो सी पी, हम लास्ट में चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो एफ होगा वो सी पी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ये बात कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, फिर से आप समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि हम लास्ट में चल रहे हैं। एफ सी बराबर एफ पी, मैं फिर बना दे रहा हूँ चित्र, ध्यान दीजिए इस तरीके से। हाँ, ये हमारा अवतल है, ये मुख्य बिंदु है ना, ये क्या है, पोल है। ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती हैं। ये सी है, ध्यान दीजिए ये सी है। तो इस तरीके से अभी आपने देखा इक्वेशन 5 में कि एफ सी बराबर, ये क्या है बिंदु एफ है, एफ सी बराबर एफ पी। ये देखो एफ सी बराबर एफ पी। एफ सी कितना है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है एफ सी है, और फिर एफ पी, ये क्या है, ये क्या है, एफ पी। तो एफ पी एफ सी के बराबर है। ये देखिए, ये हम काला कर देंगे, ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है। इसका मतलब एफ जो बिंदु हुआ वो सी पी का मध्य बिंदु हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं इसी को बताने का प्रयास किया है इस फिगर में कि जो एफ है वो सी पी का क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। ये कंफर्म हो गया कि ये मध्य बिंदु है ना। समीकरण 5 के दोनों पक्षों में एफ पी जोड़ दीजिए। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करने जा रहे हैं। समीकरण 5 हमारा क्या था, एफ सी बराबर एफ पी। देख लीजिएगा, उधर देख लीजिएगा, समीकरण 5, इस समीकरण 5 में दोनों तरफ एफ पी जोड़ दीजिए। क्या जोड़ना है, इधर भी एफ पी जोड़ना है, इधर भी एफ पी जोड़ना है। ठीक, तो जब एफ पी जोड़ेंगे तो एफ सी ये एफ सी प्लस एफ पी बराबर हो जाएगा, यहाँ एफ एफ कैंसिल करो तो क्या मिलेगा, पी सी। क्या मिलेगा, पी सी। और पी सी बराबर होगा एफ पी प्लस एफ पी, क्या हो जाएगा, 2 एफ पी। ध्यान दीजिए, एफ पी प्लस एफ पी बराबर
2FP है, ये FF यहाँ कैंसिल हो गया, लो ये FF कैंसिल कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया, तो CP बचेगा, नहीं बचेगा, PC चाहे और CP को, तो PC बराबर 2FP, ये बचा कि नहीं बचा। अगला इसी को हम ट्रांसफ़र करके तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं FP, FP बराबर क्या लिखेंगे, 2FP बराबर PC था, तो FP बराबर क्या हो जाएगा, PC/2, क्या होगा, PC/2 होगा। अच्छा, तो FP क्या है, FP क्या है देख लिया जाए भाई, हम फिर यहाँ बना देते हैं फिगर, ये फिगर है हमारा, ठीक है, ये P है, ये F है, ये C है, ठीक है ना। तो FP कहाँ, FP है, तो ये तो FP बराबर PC/2, PC कहाँ मिलेगा, ये टोटल, ध्यान दीजिएगा, ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये क्या है, PC है, ये टोटल PC है, टोटल PC, और ये इतनी जो दूरी है, ये क्या है, FP है। तो FP बराबर PC/2, यानी टोटल का हाफ, और PC क्या है भाई, ये PC की दूरी क्या कहलाती है, बताओ, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और जो FP है वो फोकस दूरी कहलाती है, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे कि इसको हम लिखेंगे फोकस, आ जाए भाई, फोकस है ना, फोकस दूरी बराबर क्या होगा, वक्रता त्रिज्या बटे 2, ठीक। अच्छा, अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं भाई, तो फोकस दूरी को F से डिनोट किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी को F से डिनोट किया जाता है। तो F बराबर वक्रता त्रिज्या को R से लिखा जाता है, तो F बराबर R/2, F बराबर R/2, और क्या मिलेगा, देखो हम इसको शार्ट में लिख देते हैं एक साथ, F बराबर R/2, ठीक, या R बराबर क्या होगा, 2F, R बराबर 2F, तब क्या लिखेंगे, देखो भाई, वक्रता त्रिज्या शार्ट में हम लिख दे रहे हैं, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है, ठीक। तो यही संबंध है ना, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, वक्रता त्रिज्या R बराबर, फोकस दूरी F बराबर वक्रता त्रिज्या R/2, या वक्रता त्रिज्या R बराबर 2 गुणे फोकस दूरी, यही संबंध है दोनों में, ठीक है ना, यही दोनों में संबंध है, R बराबर 2F। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसको ध्यान से एक बार 2 बार देख लीजिएगा, फिर भी नहीं आपको समझ में आता है तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, या आप हमें कमेंट करिएगा, हाँ। और आप लोग घर पे रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए,
हम आपके साथ हैं। आपको 100%, शुरू में मैंने बताया कि आपको मैं 100% देने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर कोई त्रुटि है तो आप हमें कमेंट करिएगा या हमें बताते रहिएगा, जिससे हम और बेहतर कर सकें। ध्यान दीजिए, जिससे हम और बेहतर कर सकें, ठीक है, और बेहतर कर सकें, है ना। तो आप हमको इस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, समझते रहिए। कोई अगर समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि भाई हम बार बार ग्रुप में मटेरियल्स डालते रहेंगे, है ना, आपको बताते रहेंगे, लेकिन बताना ना पड़े, आपका काम होता रहे, तो इससे अच्छा और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो स्टे होम सेफ, ठीक है। आप सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।